हेलो सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे फिर से इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नक्शा का अध्ययन। आपका नक्शा का अध्ययन सही हो जाएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, कम समय में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे आप जितना भी एसएससी, एलडीसी, एमटीएस या फिर यूपीएससी, बीपीएससी हर तरह का सवाल आप बना पाइएगा। और मैं आपको लास्ट में यूपीएससी और बीपीएससी का सवाल भी बनवाऊंगा कि यूपीएससी से आप सवाल बना सकते हैं, बीपीएससी का आप सवाल बना सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए सर। आइए सर, स्टार्ट करते हैं। मानचित्र का अध्ययन में सबसे पहला है कि नक्शा किसे कहते हैं। भैया, नक्शा किसे कहते हैं? नक्शा कहते हैं चित्र को एक कॉपी पर उतारना या फिर एक कपड़ा पर उतारना हूबहू, उसको नक्शा बोलेंगे। यानी पृथ्वी के भूखंड को कागज पर उतारना या फिर कपड़ा पर उतारना, उसको हम नक्शा कहेंगे। आई थिंक आपको समझ में सर आ गया होगा। थोड़ा जल्द हम करेंगे सर, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा सर। सर अगला है कि एटलस किसे कहते हैं। भैया, एटलस किसे कहते हैं? अगला, एक एटलस एक किताब है। इसमें हमको पहला नंबर तो देख लिए नक्शा, और नक्शा का अध्ययन जिस किताब में हम करते हैं उस किताब का नाम एटलस है। ठीक है सर। उस किताब का कवर पर देखिएगा सर, लिखा रहता है एटलस। क्या लिखा रहता है सर? एटलस। सर ये देखिए सर, यही एटलस है सर, इसके ऊपर एटलस लिखा हुआ है। अब दिमाग क्वेश्चन ये है कि आखिर इसको मार्केली जी ने इसका नाम एटलस रखा था। सर देखिए सर, एटलस यही किताब है, और ये है एटलस भगवान। ग्रीक में मार्केली जी ने इस किताब का नाम एटलस इसलिए रखा क्योंकि ग्रीक में एटलस को भगवान समझा जाता है। आप इस चित्र को देखे होंगे सर, एटलस का साइकिल आता होगा तो आप देखते होंगे ये चित्र उस पर आता होगा। वहाँ भगवान समझा जाता था। ऐसा माना जाता था कि एटलस भगवान अपने हाथों से पूरा विश्व को, पूरा पृथ्वी को अपने हाथों पर उठाए हुए हैं। तो भैया मार्केली को लगा कि चलो भाई, पूरा पृथ्वी का अध्ययन तो करना ही है इसमें, इसीलिए उन्होंने एटलस का नाम का लोगो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है सर। इस किताब का नाम एटलस क्यों पड़ा, मार्केली ने क्यों रखा, इसके बारे में हम आपको बता दिए। आइए हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि एटलस में क्या क्या पढ़ना होता है। एटलस में कितने तरह का नक्शा पढ़ना होता है, कितने तरह का मानचित्र का अध्ययन करना होता है, आइए हम देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन है कि एटलस के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। एटलस के अंदर मुख्य रूप से 4 तरह का मानचित्र का पढ़ना होता है सर। पहला, पॉलिटिकल मानचित्र। इसमें मान लीजिए कि पूरा विश्व का, वर्ल्ड का मैप है। इसमें हमको पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है ना, रसिया है। ठीक है, इसका अध्ययन करना होता है हमको। देश, राजधानी, ये सब के बारे में अगर अध्ययन जिसमें आप कर रहे हो, समझिएगा पॉलिटिकल मैप है। और फिजिकल मैप में, जिसमें आप पर्वत, पठार, मैदान, इस सब के बारे में, पानी वगैरह के बारे में पढ़ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो फिजिकल मैप है। और एक होता है थेमेटिकल मैप। इसमें खास चीज़ों को दिखाने के लिए नक्शा बनाया जाता है, जैसे रेलवे लाइन। इसको दिखाने के लिए एक खास नक्शा बना दिया गया, हर तरह का लाइन, बिंदु बिंदु करके लाइन मिला दिया गया, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये रेलवे लाइन है। ठीक है सर। और एक होता है ब्लैंक मैप। ब्लैंक मैप क्या होता है कि वो खाली रहता है, उसमें आपको अपने हिसाब से भरना रहता है। ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मैप, उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे थ्योरेटिकल मैप। फिजिकल मैप में हम देखेंगे कौन सा देश कहाँ है, कहाँ तक है। ठीक है। और उस देश कितना बड़ा है। और फिजिकल मैप में पढ़ेंगे कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है। आप एक चीज और देखे होंगे, पॉलिटिकल मैप में आप अपने हिसाब से रंग भर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मैप में आप अपने हिसाब से रंग नहीं भर सकते हैं। पहाड़ को भूरा रंग में दिखाया जाता है। पहाड़ को किस रंग में दिखाया जाता है? भूरा रंग से। पानी को नीला रंग से। सर ये दिखाई दे रहा है नीला, ये सब जिसको हम अंकित कर रहे हैं, ये नीला है। पानी को नीला रंग में दिखाया जाता है। अब एक बात बताइए, जो पायलट होगा वो कौन सा नक्शा का इस्तेमाल करेगा, पॉलिटिकल करेगा या फिजिकल करेगा? अरे भैया वो तो फिजिकल करेगा, उसको तो पहाड़ देखना है। अच्छा पहाड़ ऊंचा है, ठीक है ठीक है ठीक है, हम थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं अपना जहाज को। अब आपके दिमाग में होगा कि भैया एक बात बताइए, भूरा रंग दिख जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये पहाड़ है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि यहाँ का पहाड़ ऊंचा है और यहाँ का पहाड़ नीचा है? जहां पर आपको चटकार भूरा दिख जाएगा, चटकार भूरा, चटकार खाने वाला चटकार ना, जहां पर आपको बाबू चटकार भूरा दिख गया तो समझ लीजिएगा कि वो पहाड़ ऊंचा है। और जहां पर आपको पंचूछर भूरा दिख गया तो समझ लीजिएगा कि वो पहाड़ क्या है सर? नीचा है। कैसा है सर? नीचा है। तीन तरह का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और एक थर्मेटिकल मैप। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक्चुअल में आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। अब आपका मानचित्र का अध्ययन अब ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पृथ्वी है। ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी जियोड की तरह गोल है, पूरा गोल नहीं है, ये मैं आपको ग्लोब का अध्ययन में पढ़ाऊंगा। जियोड की तरह है, ठीक है, लगभग। पृथ्वी के बीचों बीच मैंने एक लाइन खींच दिया जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया।
पृथ्वी के दो भाग में, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य का मतलब भूमध्य में, यानी मध्य में मैंने एक लाइन खींच दिया, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। आप हिंदी पढ़ने आए हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने आए हैं? बोलिए ना, हिंदी पढ़ने आए तो हम हिंदी में ही भूमध्य रेखा बता देते हैं, लेकिन आप ज्योग्राफी पढ़ने आए हैं तो भूमध्य रेखा को ज्योग्राफी में बोला जाता है विषुवत रेखा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने आए तो, नहीं तो हिंदी पढ़ने आए तो हम हिंदी पढ़ाते हैं भूमध्य रेखा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने आए तो विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? विषुवत रेखा। बराबर भाग में गोला था, इसको आधा में बांट दिया तो गोलार्ध बन गया। ऊपर वाले को आपको पता है कि ऊपर मानचित्र में उत्तर होता है, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए सर? आगे बढ़े। सर आपको इस मानचित्र में देखिए, आप कहिएगा कि रे मास्टर में कर्क रेखा कहाँ से खींच दिया? सर आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। करोड़ों वर्ष पहले जब इसका नापी हुआ था तो 18 डिग्री झुकी हुई थी। अगर आज भी अगर इसका नापी हो जाए तो 24 डिग्री झुक गई है पृथ्वी, ठीक है। तो 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींच दिया गया। और बोलिए काहे खींच दिया गया? सब तो रटवा रहा है तू। इसका हम ग्लोब में पढ़ेंगे सर। आपसे विनती करते हैं कि मात्र एक चीज और रट लीजिए कि 23.5 डिग्री पर इस रेखा को सीधा नहीं खींचेंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल थोड़े है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी थोड़े समतल है कि हम सीधा सीधी लाइन खींचेंगे। गोल है। फुटबॉल पर लाइन, अगर फुटबॉल पर अगर कोई भी लाइन खींचिएगा तो कैसे खींचिएगा? ऐसे ही ना खींचाएगा सर। सीधा कभी खींच पाएंगे? लाइन नहीं खींच पाएंगे, वो एक तरह से ऐसे ही लगेगा। तो हमने 23.5 डिग्री पर एक लाइन खींच दिया, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या है सर? कर्क रेखा। जो काम आप ऊपर करेंगे वही काम आप नीचे करेंगे। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी मैंने खींच दिया, उसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है सर। एक और मैं लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ जो कि मैंने इसमें नहीं खींचा है, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री। इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। अगर आप ऊपर खींचे हैं तो नीचे काहे नहीं खींच रहे हैं? तो नीचे वाले 66.5 को बोलते हैं अंटार्कटिक। क्या बोलते हैं बाबू? अंटार्कटिक। आइए एक और फिगर में हम देखते हैं। इस फिगर में देखिएगा, देखिए 23.5 डिग्री ऊपर वाले को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे हूं तो मकर रेखा, 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक रेखा। अरे भाई नीचे ना, 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री नीचे अंटार्कटिक रेखा। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चमकता रहता है। सूर्य जो है सर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता रहता है सर? चमकता रहता है। आप बोलेंगे कि ये भैया का मतलब ये ऊपर वाले भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, अंधेरा रहेगा। ना रे बबुआ, ऊपर प्रकाश पहुंचेगा लेकिन पंचुआल पहुंचेगा, तिरछा पहुंचेगा। ठीक है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा में ज्यादा रोशनी रहेगा, रोशनी कम तो ठंडा कम, सॉरी रोशनी ज्यादा, कर्क रेखा और मकर रेखा में ज्यादा रोशनी रहेगा। रोशनी ज्यादा रहेगा, चमकेगा ज्यादा तो ठंडा नहीं पड़ेगा, गर्म क्षेत्र बोलेंगे। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे बाबू? गर्म क्षेत्र। क्या बोलेंगे? गर्म क्षेत्र। लेकिन तो हिंदी पढ़ने आया है, अब ये फिर से बोल रहा है हिंदी पढ़ने आया है कि ज्योग्राफी? ज्योग्राफी ना, तो गर्म को बोलते हैं उष्ण, उष्ण क्षेत्र। और क्षेत्र को ज्योग्राफी में बोलते हैं कटिबंध। तो कौन सा क्षेत्र बोलेंगे बाबू? उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। ऊपर वाले में जहां प्रकाश पहुंचबे नहीं करेगा, ठंडा क्षेत्र बोलेंगे, ठंडा कटिबंध। ज्योग्राफी पढ़ने आया है ना, तो ठंडा को शीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीत। तो सबसे ऊपर वाले को बोलेंगे शीत कटिबंध। उसी तरह सेम टू सेम नीचे वाले को भी हम बोले ना, जो काम ऊपर करना वही काम नीचे करना, तो इसको भी बोलेंगे शीत कटिबंध। ए वाला को उष्ण, ए वाला के उष्ण, ऊपर वाले को शीत कटिबंध और नीचे वाला को भी शीत कटिबंध। रटने का जरूरत नहीं है। बीच वाला को क्या बोलेंगे बाबू? बीच वाला को हम लोग बोलेंगे, दिमाग लगाइए, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य कर्क रेखा के पास होगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पाएगा तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? ठंडी। यानी यहाँ पर गर्मी भी पड़ेगा और ठंडी भी पड़ेगा, यानी इसको बोलेंगे शीतोष्ण। क्या बोलेंगे इसको? शीतोष्ण। इसको क्या बोलेंगे बाबू? शीतोष्ण। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला नंबर, इसका नाम बताइए, इसको कौन सा बोलेंगे? तो भैया कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य रहता है, उष्ण कटिबंध। ऊपर वाले को शीत कटिबंध और सबसे ये नीचे वाले को भी शीत कटिबंध। ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने घुमा के क्वेश्चन किया, बड़ा बकलोल है। सिंपल सा पूछना था उसको तो नहीं पूछा, सिंपल सा पूछ ले रहा था कि मामा जी, तो बता देते मामा जी ये है, उल्टा घुमा के पूछा कि तोर बाप के सार। अरे बाप रे, मैंने बकलोल है का, सीधा सीधी पूछता। अब देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या किया,
आपको हम दिखाते। बाबू क्वेश्चन ये था, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि शीत कटिबंध में कहाँ ज्यादा ठंडा पड़ेगा। अरे बाप रे, ये पूछता कि कहाँ ज्यादा ठंडा, तो हम बता देते ऊपर शीत कटिबंध में, लेकिन क्वेश्चनवा कह रहा है कि शीत कटिबंध में कहाँ ज्यादा ठंडा। ये तो भाई अलग, ये तो उल्टा क्वेश्चन है। सिंपल सा पूछता भाई, मामा जी तो मामा जी यही है, बाप का सार ले, बहुत बच्चा गड़बड़ा जाएगा इससे, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, हमको ये तो पता है कि ये शीत कटिबंध है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि ये आपका ऊपर वाला ये शीत कटिबंध है, तो आपको एक बात बताइए, आपका घर, एक घर मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है और आपका गर्लफ्रेंड का घर यहाँ पर है, तो आपके घर पर ज्यादा ठंडा कि आपके गर्लफ्रेंड के घर पर ज्यादा ठंडा। आपका घर ऊपर है तो आपके घर में ज्यादा ठंडा, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर है, और ऊपर जाइएगा तो और ज्यादा ठंडा। ठंडा दोनों जगह, लेकिन सबसे ज्यादा ठंडा आपके घर में। यानी कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। एक वाला में ज्यादा ठंडा, एक वाला का नाम रहता है टुड्रा और दूसरा वाला का नाम रहता है टैगा। यानी ये पृथ्वी का अगर एक भाग है तो इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया शीत कटिबंध को, एक टैगा में एक टुड्रा में। तो ऊपर वाले का नाम है, पहला नंबर वाले का टुड्रा और दूसरा नंबर वाले का नाम है टैगा। तो क्वेश्चन करेगा कहाँ ज्यादा ठंडा, तो भैया टुड्रा में। ये यूपीएससी का सवाल है सर, सवाल में दम नहीं था, लेकिन आप सिंपल रटा रटा चीज पढ़ते हैं जिसके कारण सवाल में दम लगा, ठीक है। आइए सर, अब ये देखिएगा सर, ये विषुवत रेखा है सर। विषुवत रेखा में आपको पता है कि सूर्य भगवान यहाँ से यहाँ के बीच में जाएंगे, तो ये तो जब यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो फिर भी विषुवत रेखा को एक नजर देखेंगे एकदम चमकते चमकते। और जब मकर रेखा पर जाएंगे तो वो विषुवत रेखा को चमकते हुए देखेंगे, और विषुवत रेखा पर आएंगे तो देखबे करेंगे। यानी सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर एकदम हमेशा सीधा पड़ता है। यानी कि विषुवत रेखा पर हमेशा क्या पड़ता है, गर्मी पड़ता है। क्या पड़ता है सर, गर्मी पड़ता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर रोज बारिश होती है, क्योंकि गर्मी पड़ेगा, समुद्र का पानी ऊपर जाएगा, समुद्र का पानी ऊपर जाके बादल बन जाएगा, और बादल बनने के बाद 2 बजे के बाद क्या होगा, बादल बरसना चालू हो जाएगा, ठीक है। 2 बजे के बाद जो है बादल बरसना चालू हो जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र में 2 से 4 बजे के बीच में रोज बारिश होती है। इस क्षेत्र में 2 से 4 बजे के बीच में रोज बारिश होती है, ठीक है। सर एक सवाल ये है कि सबसे कम जीव जंतु पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, टुड्रा में कि टैगा में। अरे भैया, इसमें भी आपको रटने का जरूरत है क्या। ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो यहाँ ये ऊपर वाले भाग टुड्रा, नीचे वाला टैगा। आप कभी सुने हैं कि ठंडा में आप कभी सुने हैं कि गर्मी में 1000 आदमी मर गए। आप केवल सुनते होंगे कि ठंडा में 4 लाख लोग मर गए, 4000 लोग मर गए। कभी सुने हैं कि गर्मी के कारण इतना लोग मर गए ना, ठंडा में लोग ज्यादा मरते हैं। तो इसीलिए कम जीव जंतु पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, ठंडा में यार नहीं के बराबर पाए जाएंगे। धूप भी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा भी नहीं ज्यादा होगा, ठीक है सर। ये कौन सा क्षेत्र है, विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा एकदम धूप पड़ता है, हमेशा धूप पड़ता है। यहाँ पर इतना एकदम टटाइल टटाइल धूप पड़ता है, तो यहाँ के लोगों को देखिएगा एकदम करिया करिया, एकदम करिया करिया, इतना करिया कि भारत के अगुआ भाग जाएंगे, इतना करिया। कौन सा क्षेत्र पर, विषुवत रेखा पर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन मैं आपको और देंगे जो कि हम अगला वीडियो में बताएंगे। विषुवत रेखा में जो पेड़ पौधे होते हैं वो बड़े बड़े क्यों होते हैं, विषुवत रेखा में जो पेड़ पौधे होते हैं वो बड़े बड़े क्यों होते हैं, और उनकी पत्तियां चौड़ी क्यों होती है, ये भी यूपीएससी का सवाल है। ये सवाल है, मैं आपको बहुत आसानी से अभी बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। सिंपल सी बात है सर, देख लीजिए सर, ये कितना बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि आपको पता है विषुवत रेखा पर हमेशा जो है धूप एकदम सीधा पड़ता है। जब धूप सीधा पड़ेगा, जब धूप सीधा पड़ेगा तो भैया पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा बाष्प बन के। 8 बजे के बाद धूप पड़ना चालू हो जाता है, बाष्प बन के ऊपर जाएगा, पूरा बादल बन जाएगा। और जब बादल बन जाएगा 2 बजे के बाद बादल क्या होगा, बरसने लगेगा। भैया उसका भी एक कैपेसिटी होगा ना रुकने का। कौले बरस, बादल भी बोलता है बरसों रे मेगा मेगा, काले तो बने थे बादल, आज फिर बरस बरस, वो पूरा बरस जाएगा। यहाँ के लोग कैसे होते हैं सर, काला, इतना करिया कि भारत के अगुआ भाग जाएंगे। तो एक बात आपको, एक चीज और समझ में आ गया सर, क्या, अगर ये पृथ्वी है, आपका भारत का मानचित्र यहाँ पर है, ठीक है। केरल के जो यहाँ के लोग एक सबसे नीचे थोड़ा काले नजर आएंगे, और सबसे ऊपर वाले लोग गोरे थोड़ा होंगे, है ना। आप देखें, ये सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, आपको हम बताएंगे, बस मोटा मोटी जान लीजिए। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लोग को देखें कितने गोरे होते हैं, देखें, ठीक है सर। तो ये है आपका हमारा पहला वीडियो।
हम लोग अच्छा सॉरी एक चीज़ आपको बता रहे थे कि यहाँ के पेड़ लंबे क्यों होते हैं। तो भैया बारिश होता है 2 से 4 बजे के बीच में, रोज बारिश होता है, क्योंकि बादल 2 बजे तक बादल को बर्दाश्त नहीं होता है। 2 बजे तक तो पानी ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, लेकिन 2 बजे के बाद उसको बर्दाश्त नहीं होता है। 2 से 4 बजे के बीच में रोज बारिश होता है, और जहां बारिश ज्यादा होगा वहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। और पेड़ पौधे लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों में कंपटीशन होता है सूर्य का प्रकाश के लिए। सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी तो भोजन बनाएंगे। बारिश तो हो रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो कंपटीशन करना पड़ रहा है। इसलिए जो पेड़ होते हैं लंबे होते हैं, और पेड़ लंबे होते हैं और पत्तियां चौड़ी होती है। चौड़ियां इसलिए होती हैं क्योंकि पत्ती आपको पता होगा कि पानी को ऊपर फेंकती है। भैया जब पानी ज्यादा होगा तो पानी को ऊपर फेंकने के लिए पत्ती क्या होगा, चौड़ा होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। सर इस वीडियो में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो और अच्छा से आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।